नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन लेबर असिस्टेंट का सिलेबस देख रहे हैं, साथ साथ में फर्स्ट ग्रेड में बड़ा काम आएगा ये सिलेबस पूरा का पूरा जो अपन डाल रखा है। तो फर्स्ट ग्रेड और लेबर असिस्टेंट के लिए सिमिलर पॉइंट है, तो सारे अपन टॉपिक टू टॉपिक देख रहे हैं। तो ज़रूर आप हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। आज अपन देखेंगे अपना जो टॉपिक रहेगा वो है वायुमंडल। आज वायुमंडल की अपन बात करेंगे और वायुमंडल का संगठन वह संरचना, संगठन वह संरचना, ये टॉपिक आज अपन देखेंगे। ठीक है, वायुमंडल का संगठन वह संरचना जो है उसकी बात अपन करेंगे। तो वायुमंडल के संगठन में अपन देखेंगे सबसे पहले कि वायुमंडल के संगठन में कौन कौन सी गैसेज पाई जाती है। वायुमंडल का संगठन होता क्या है, तो वायुमंडल है क्या। तो वायुमंडल के संदर्भ में अपन देखते हैं कि ये एक गैसों का आवरण, सामान्य भाषा में अपन कहें तो वायुमंडल क्या है, एक गैसों का आवरण है। ठीक है, विभिन्न विद्वानों ने जैसे मॉकहाउस की परिभाषा प्राय पूछी जाती है। मॉकहाउस के अनुसार मॉकहाउस ने कहा कि वायुमंडल गैसों की एक परत है, गैसों की एक परत है जो गुरुत्वाकर्षण से, बल से, धरती से जुड़ी रहती है। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा धरती से जुड़ी रहती है। ठीक है ना। इसी प्रकार से देखें तो त्रिवार्था ने भी अपनी परिभाषा इस प्रकार से ही दी है और यही कहा है कि वायुमंडल एक गैसों का आवरण है, जो कई सौ मील की ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है ना। इस प्रकार से ये वायुमंडल के संदर्भ में इसको गैसों का आवरण मॉकहाउस और त्रिवार्था ने अलग अलग डेफिनेशन कही, लेकिन सिमिलर ही बात है। गैसों की एक परत कही मॉकहाउस ने और त्रिवार्था ने वायुमंडल को गैसों का एक आवरण कह दिया, बात एक ही है। ठीक है ना। अब इसमें यदि अपन इसके संगठन की बात करते हैं तो संगठन के अंदर यदि अपन देखें तो इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती है। संगठन में गैस पाई जाती है, इसके अलावा जलवाष्प पाई जाती है, धूल कण पाए जाते हैं। ठीक है ना, और नमक के कण पाए जाते हैं। ये वायुमंडल के संगठन में देखते हैं अपन। गैसों की बात करें अपन तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है उसका नाम है नाइट्रोजन और इसकी मात्रा 78.8% है। दूसरे स्थान पर देखें तो अपनी ऑक्सीजन 20.95% है, यानी ये गैस है। उसके बाद में अपन देखें तो ऑर्गन पाई जाती है। उसके बाद में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ये चार गैसों का क्रम पाया जाता है। ये पाया जाता है 0.03% और ये 0.09%, ये 0.03%।
ठीक है ना। तो ये है 4 गैसें सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ऑक्सीजन, नियोन। इसके अलावा अपन देखें तो अन्य गैसें भी वायुमंडल में देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ये हो गई 0.93 और ये हो गई 0.03। तो ये होगी। उसके बाद में अन्य गैसेज भी वायुमंडल में है, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, नियोन, ये गैसें वायुमंडल में अन्य गैसों के रूप में पाई जाती हैं। लेकिन 4 जो गैसें हैं ना, इनकी सांद्रता सर्वाधिक है। इसमें से 2 की सांद्रता 99% है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की। इनकी सांद्रता कितनी है? 99%। इन दोनों की सांद्रता पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये गैसों का क्रम पाया जाता है। उसके बाद में जलवाष्प जलवाष्प जो है वो 0 से लेकर के 4% तक पाई जाती है। कुल वायुमंडल का जो आयतन है उसमें 0 से लेकर के 4% तक जलवाष्प होती है, और औसत जलवाष्प जो होती है वो होती है 2% मात्रा वायुमंडल के संगठन में जलवाष्प की पाई जाती है। इसके अलावा धूल के कण वायुमंडल में होते हैं, और साथ साथ में नमक के कण, और इनके साथ में धुएं के कण भी वायुमंडल में पाए जाते हैं। और ये जो कण है ये दोनों के दोनों धूल के हो, चाहे नमक के कण हो, चाहे धुएं के कण हो, ये आर्द्रताग्राही केंद्र के रूप में काम करते हैं। आर्द्रताग्राही केंद्र के रूप में काम करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये वायुमंडल का संगठन है, और संगठन के अंदर गैसेज पाई जाती है, जलवाष्प, धूल कण वायुमंडल में पाया जाता है। इनकी सांद्रता जो है वो वायुमंडल में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, ठीक है। तो यहाँ साथ साथ में आप नोट भी करते चले। अगला बिंदु इसी में देखते हैं, इनको थोड़ा विस्तार से अपन देखते हैं। साथ साथ में नोट करें। ठीक है, तो अब देखते हैं बारी बारी से इन गैसों का क्या महत्व है, और इन गैसों के साथ साथ में जलवाष्प का वायुमंडल में क्या महत्व है, क्या योगदान है, उसकी चर्चा करते हैं। लैब असिस्टेंट के लिए बहुत ही शानदार अवसर है। भूगोल की सबसे पहली वैकेंसी आई है। सबसे पहले अपन देखें नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में 78.8% भाग है इसका। एक बात। दूसरा, नाइट्रोजन का जो महत्व है वो वनस्पतियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना नाइट्रोजन के वनस्पतियों की वृद्धि नहीं होती है। तो इनका वनस्पतियों की वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है ना। इसके साथ साथ में नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन यौगिक के कारण कई तरह की फसलें जो होती है, नाइट्रोजन यौगिक की करने से फसलों को बड़ा लाभ होता है। काफ़ी सारी फसलें हैं, जैसे अपन दाल बोते हैं, दाल के अंदर नाइट्रोजन के यौगिकीकरण के द्वारा ही ये फसलें हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इनकी बढ़ जाती है। तो इसका ये भी बड़ा महत्वपूर्ण फायदा है। तो नाइट्रोजन का होना वायुमंडल में अति महत्वपूर्ण है, और ये धरातल के पास में पाई जाती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 धरातल के पास ही पाई जाती है, क्योंकि ये भारी गैस है
और भारी होने के कारण नाइट्रोजन का जो उसकी सांद्रता है वो धरातल के पास में ही पाई जाती है। ठीक है ना। इसके अलावा अपन देखें तो आग बुझाने में इसका उपयोग होता है। आग बुझाने में भी नाइट्रोजन का महत्वपूर्ण योगदान है, तो इसका उपयोग किया जाता है। तो यह महत्वपूर्ण बिंदु है नाइट्रोजन गैस के बारे में। उसके बाद में ऑक्सीजन गैस की बात करें अपन, ऑक्सीजन जो गैस है इसको अपन प्राणवायु भी कहते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। 20.95% भाग है इसका कुल वायुमंडल के आयतन में। ऑक्सीजन श्वसन क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, तो सभी जीवों वनस्पतियों के लिए इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसके साथ साथ में ऑक्सीजन जो है अग्नि को जलाने में योगदान है इसका। अग्नि को जलाने में योगदान है, यानी आग को यह बढ़ाती है, ऑक्सीजन के सहयोग से कोई वस्तु जलती है। ठीक है ना। तो जलाने में ऑक्सीजन का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है। इसके अलावा यदि अपन देखें तो ऑक्सीजन गैस जो है वो हाइड्रोजन के साथ में H2O क्रिया करके जल का निर्माण भी करती है, तो जल के अंदर भी ऑक्सीजन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रकार से अपन देखें तो ऑक्सीजन गैस है उसका बड़ा महत्व है। तो प्राणवायु है, श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण है, अग्नि को आगे बढ़ाने में, अग्नि जलाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है ना। और जल का सूत्र है उसमें भी इसका, उस जल की जो संरचना है उसमें भी इसका बड़ा रोल है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो महत्वपूर्ण गैसें हैं उनकी अपन चर्चा करें। CO2 जो गैस है, अब ऑक्सीजन के संदर्भ में एक बिंदु और मैं लिख दूं, प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के समय पेड़ पौधे CO2 को लेकर के तोड़ते हैं और ऑक्सीजन को अलग करते हैं, कार्बन को ईंधन के रूप में काम में लेते हैं, ऊर्जा के रूप में। तो ऑक्सीजन का वायुमंडल में स्राव कहाँ से होता है? पेड़ों से होता है। अपन कहते हैं पेड़ ऑक्सीजन अपने को देते हैं, इसीलिए कहते हैं अपन। तो वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के तहत CO2 को तोड़ करके C+O2 के रूप में C को काम में ले लेते हैं, O2 को बाहर छोड़ देते हैं। तो इसके अंदर भी इसका बड़ा योगदान है। CO2 की बात करें अपन, CO2 जो गैस है वो वायुमंडल में ईंधन जलाने से बढ़ती है। इसकी उत्पत्ति है ईंधन जलाएं अपन, चाहे गाड़ियों में, चाहे चूल्हे में जलाए, चाहे गैस जलाए, जो कुछ भी अपन जलाते हैं तो ईंधन दहन करते हैं, उससे CO2 गैस बाहर वायुमंडल में निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में इसका उपयोग है, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं? CO2 को तोड़ते हैं सूर्य के प्रकाश में, और किस रूप में? C+O2 के रूप में। ये अपन ने देखा, तो इसमें इसका बड़ा योगदान है। ठीक है। वायुमंडल का भूमंडलीय उष्णन, ये प्रश्न प्राय पूछते हैं। भूमंडलीय उष्णन या तापन में सर्वाधिक प्रभाव इसी गैस का है। भूमंडलीय उष्णन या तापन में सबसे अधिक प्रभाव किसका है? CO2 का है। इसी का योगदान है, जिसके कारण भूमंडलीय उष्णन या हरितगृह प्रभाव जो होता है उसमें सबसे अधिक योगदान CO2 का है। तो ये गैस भी है वायुमंडल में अन्य गैसों के साथ में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है।
ठीक है। उसके बाद में देखें अपन अन्य गैसों में, जैसे नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन, CO2, ठीक है, और ऑर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, जिनोन, हीलियम, हाइड्रोजन जो गैसेज है उनका अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में और अधिक लाभदायक नहीं है। एक गैस पाई जाती है ओजोन O3। ओजोन गैस जो है उसका भी वायुमंडल में बड़ा योगदान है, क्योंकि ओजोन क्या करती है, अभी देखेंगे अपन, समताप के ऊपरी भाग में पाई जाती है, समताप मंडल के ऊपरी भाग में पाई जाती है ओजोन गैस, ठीक है। और इसका उपयोग क्या है, ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, हमारी रक्षा करती है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से, ठीक है ना। हालांकि इसकी सांद्रता बहुत कम है, 0.0006% के आसपास में, तो काफ़ी कम सांद्रता इसकी पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये प्रमुख गैसें हैं जिनका हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अधिक उपयोग है। सबसे हल्की गैस, ये प्राय प्रश्न पूछ लेते हैं, हल्की गैस इनमें कौन सी है, तो उसमें है हीलियम व हाइड्रोजन। और दोनों गैसों का योगदान है, हाइड्रोजन का योगदान है सूर्य निर्माण। सूर्य के अंदर कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस ही पाई जाती है, ठीक है ना। और सबसे हल्की गैस पाई जाती है हीलियम और हाइड्रोजन, ये वायुमंडल में सबसे ऊपर पाई जाती है। जो जितनी हल्की होगी वो उतनी ऊपर होगी, जो भारी हो धरातल के पास में पाई जाती है। इस प्रकार से ये प्रमुख गैसेज है और उनका इम्पोर्टेंस है। तो आप लाइन टू लाइन लिखें तो इजीली आपको नोट्स के रूप में लिख लो, नोट कर लो, और साथ साथ में इनको दोबारा रीड भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला बिंदु, जलवाष्प का क्या महत्व है। जलवाष्प वायुमंडल में किस प्रकार से अपनी भूमिका अदा करती है। जलवाष्प वायुमंडल की कुल सांद्रता जो है, सांद्रता में 0 से 4% तक योगदान है इसका। और औसत जलवाष्प यदि पूछ जाती है वायुमंडल के में, तो ये 2% होती है, अधिकतम 4% तक होती है। और औसत पूछ ले तब आपको कितना परसेंट करना है, 2% पाई जाती है वायुमंडल में, ठीक है ना। जलवाष्प कंबल का कार्य करती है। वायुमंडल में जलवाष्प कंबल का काम करती है, अर्थात न तो अधिक गर्म होने देती है वह न अधिक ठंडा। वायुमंडल को न अधिक गर्म हो जाती है, न ज़्यादा ठंडा होने देती है। तो मुख्य रूप से किसका काम करती है, कंबल का कार्य करती है, ठीक है ना। तो जलवाष्प का भी वायुमंडल में बड़ा योगदान है। यही जलवाष्प है जो संघनन क्रिया में, ठीक है ना, CO2 के साथ अभिक्रिया करती है। CO2 के साथ में वायुमंडल का तापमान जो है उस बैलेंस के साथ में बादल बनते हैं। इस जलवाष्प के कारण ही बादल बनते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प होती है उसके कारण ही बादल बनते हैं, और यही जो बादल है उससे वर्षा के रूप में अपने को क्या प्राप्त होता है, पानी मिलता है, ठीक है ना। तो ये जलवाष्प का ही योगदान है अपने, ठीक है ना। तो यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है वायुमंडल के संगठन के अंदर। अगला बिंदु इसमें है धूल कण। धूल कण में देखो, धूल के कण तो होते ही हैं, डस्ट के तो होते ही हैं, साथ साथ में इसमें नमक के कण भी होते हैं,
और धुएं के कण भी होते हैं। ये वायुमंडल में लटकते रहते हैं, ठीक है ना, और इनका भी बड़ा योगदान है। इनसे सूर्य का प्रकाश टकरा करके प्रकाश का परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, प्लस प्रकीर्णन होता है। और ये प्रकीर्णन ही है, ठीक है ना, यहाँ से आप नोट कर लें, ये प्रकीर्णन जिसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश नीला दिखाई देता है, ठीक है, यह प्रकाश का प्रकीर्णन है। दूसरा, अस्त व उदय होता सूर्य तांबे वर्ण का, ताम्र वर्ण कह दो चाहे लाल रंग का दिखाई देता है। तो इसका कारण भी यही है, ठीक है ना, तो इसका कारण भी प्रकाश का प्रकीर्णन भी है। तो ये धूल धुएं के जो कण होते हैं, तो उनसे टकराकर ये जो है आसमान के अंदर जो कलर है उसको भी प्रभावित करते हैं। अन्य है, ये जो कण हो आर्द्रता ग्राही केंद्र के रूप में काम करते हैं। अब आर्द्रता ग्राही केंद्र के रूप में काम करने का मतलब समझ गए आप? इसका मतलब यह है कि इनके धूल के कणों के सारे नमी इकट्ठी होती रहती, नमी इकट्ठी होते होते एक बड़ा आकार ले लेती है और अंत में क्या बन जाता है? बादल बनता है। तो बादल के केंद्र के रूप में काम करते हैं ये, तो इनको आर्द्रता ग्राही केंद्र कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि नमी को धारण कर लेते हैं और उसके साथ में नमी इकट्ठा होते होते अंत में बादल बन जाता है संघनन के द्वारा, और फिर वापस वो जल वर्षा के रूप में अपने को प्राप्त हो जाता है। तो ये धूल कण जो है, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान वायुमंडल में देखने को मिलता है। तो यह है वायुमंडल का संगठन, ठीक है। अब देखते हैं वायुमंडल का अगला बिंदु, संरचना। तो आप यदि कंटिन्यूटी रखोगे अपने इस चैनल के माध्यम से, डेली का वीडियो अपलोड होता है, हम कोशिश करते हैं, कभी कभार लेट लतीफ़ थोड़ा हो जाता है, समय की प्रतिबद्धता है, उसके कारण फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आप तक डेली वीडियो समय से पहुंचाएं। तो आप कंटिन्यूटी आप रखोगे तो आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लोगे और सिलेबस को कवर करोगे। बिना कवर के तो आप कर नहीं पाओगे, कुछ भी कवर कर लोगे तो आसानी से आप आगे बढ़ पाओगे। संरचना किसकी? वायुमंडल की संरचना की बात कर रहे हैं अपन। वायुमंडल की संरचना की यदि अपन बात करते हैं भाई, तो इसके अंदर सबसे पहले सबसे नीचे की ओर जो मंडल पाया जाता है उसका नाम है क्षोभमंडल। उसके ऊपर का जो भाग है क्षोभ सीमा, उसके ऊपर पाया जाता है समताप मंडल। इसके ऊपर वाला भाग है उसको बोलते हैं भाई समताप सीमा। उसके भाग में मिलती है भाई मध्य मंडल। इसका ऊपरी भाग है उसको बोलते हैं मध्य सीमा। उसके बाद में मिलता है जी आयन मंडल। उसके बाद में मिलता है जी बहिर्मंडल, ठीक है। यह वायुमंडल की संरचना है, इस रूप में परतें पाई जाती है। पहली है क्षोभमंडल 0 से लेकर के 18 किलोमीटर, भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। ध्रुवों की बात करें तो 8 किलोमीटर, यहाँ 18 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में समताप मंडल 50 किलोमीटर, मध्य मंडल 80 किलोमीटर
वायुमंडल 400 किलोमीटर और फिर ये अनंत हो गया। ठीक है ना। तो इस रूप में हमारा जो वायुमंडल है उसकी संरचना पाई जाती है। सबसे पहले अपन देखें वायुमंडलीय संरचना के अंदर पहला बिंदु है क्षोभमंडल। सबसे नीचे का भाग है वायुमंडल के अंदर क्षोभमंडल। अंग्रेजी में भाई ज़्यादा आती है मेरे को, ट्रोपोस्फियर कहते हैं इसको, ट्रोपोस्फियर। ठीक है ना। क्षोभमंडल सबसे नीचे की परत है, यह परत सबसे वायुमंडल सबसे नीचे की परत है। एक बात। दूसरा, यह परत सबसे महत्वपूर्ण है। दो बात है, क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए है भाई कि मौसमी परिवर्तन सारे यहीं होते हैं। जैसे बादल का बनना, वर्षा का होना, बिजली का कड़कना, आंधी का चलना आदि इसी परत में होते हैं। ठीक है ना। तो ये इसकी विशेषता है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण परत है हमारे लिए और इसको सबसे इंपॉर्टेंट परत ही कहा जाता है। ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा है भाई वर्षा भी इसमें होती है, बादल भी यहीं बनते हैं, आंधी भी यहाँ आती है, बिजली यहाँ कड़कती है। तो ये सारे अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, सारी इसी में घटित होती है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। इस परत में तापमान गिरता है। ठीक है ना। तापमान गिरता है अर्थात कितना, 1000 मीटर की ऊंचाई पर, ये प्राय पूछते हैं भाई, याद कर लेना, नोट कर लेना, ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिरता है। यह तापमान की क्षोभमंडल में सामान्य ह्रास दर कहते हैं इसको, सामान्य ह्रास दर। ठीक है ना। यह सामान्य ह्रास दर तापमान की पाई जाती है 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और कहीं 1 किलोमीटर कह तो चाहिए, और कहीं आता है 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों भी दरें पाई जाती है। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। नोट करने लायक बात है, इसलिए ये परत महत्वपूर्ण है क्षोभमंडल। इस परत में तापमान गिरता है, तापमान ह्रास काफ़ी तेज़ी से होता है, और ऊपरी भाग तक पहुँचे ना अपन तो -80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है। ठीक है ना। तो ऊपरी भाग तक इसमें -80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गिर जाता है। इसका मतलब इसमें तापमान बहुत तेज़ी से गिरता है और -80 तक हो जाता है। इस परत की औसत ऊंचाई देखिए अपन, ये भी प्राय पूछ लेते भाई कि इस परत की औसत ऊंचाई कितनी है, 13 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई इस परत की कितनी है, 13 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई पाई जाती है। भूमध्य रेखीय प्रदेश में 18 किलोमीटर तक होती है और ध्रुवों पर ये 8 किलोमीटर होती है। ठीक है ना। और ये इसकी औसत ऊंचाई रहती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण परत है वायुमंडल की संरचना में। कौन सी, क्षोभमंडल। अब उसके बाद में है समताप मध्य आयन और बहिर्मंडल, जिसकी चर्चा हम मजबूरीवश अगले कालांश में करेंगे, क्योंकि नज़दीक में कुछ शादी का फंक्शन चल रहा है, जिसके कारण अपना साउंड जो है प्राय डिस्टर्ब हो रहा है और उसके लिए हमें खेद है।
अगले वीडियो में इसी टॉपिक को पुनः बड़े विस्तार से वायुमंडल की जो संरचना है उसको विस्तार से पढ़ डालेंगे। तब तक के लिए पढ़े हमारा मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। काफ़ी सारे वीडियोज़ पहले के डाले हुए हैं, भारतीय संदर्भ में वीडियो डाले हैं, तो ये न सोचे कि वीडियो नहीं आ रहा, उससे पहले की वीडियो कम से कम 250 वीडियो हमने डाल रखे हैं। तो पीछे की जो वीडियो है वो भी काफ़ी विस्तृत है, तो वहाँ से उनको रीड करें, पढ़ें और जुड़े रहे हमारे मिशन ज्योग्राफी के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल।